इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु इल्ला इय्याह। मोहतरम नाज़रीन, मुझे बड़ी खुशी है कि आज एक अहम उन्वान के तहत आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। नाज़रीन और सामाईन, जिस क़यामत से हम और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा गुज़र रहा है, वो क़यामत को हम कोविड-19 के नाम से जान रहे हैं। जिस तरह का हैवॉक सब तरफ मचा पड़ा है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक इसकी चपेट में हैं। पै दर पे अमवात का ऐसा सिलसिला हमने कभी नहीं देखा। हम में से बहुत सारे बुज़ुर्ग हजरात हैं, उन्होंने भी नहीं देखा। और एक ऐसे दौर से अलगरज हम गुज़र रहे हैं जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, किस किस का मातम किया जाए और किस किस को रोया जाए। अब हालात जो भी हो, सवाल ये है कि इस महामारी से, इस पैंडमिक से बच निकलने का रास्ता अब क्या है। तो अगर हम उन्वान पे डायरेक्ट आ जाएं तो ये बात समझ में आती है, और हमने अपने बहुत सारे वीडियोस में इस बात का इज़हार किया है कि इस पैंडमिक से निकलने के दो ही रास्ते हैं। या तो पॉपुलेशन या आबादी का बड़ा हिस्सा इस बीमारी से गुजर जाए, यानी उनको बीमारी हो, हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो और वो बच जाएं, जिनको मरना है वो मर जाएं। एक तरीका यह है कि इस हार्ड इम्यूनिटी को हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करें, यानी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाएं, और वैक्सीनेशन के तहत फिर बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर मदाफियती क़ुव्वत डेवलप हो, इस वायरस से लड़ने की सलाहियत डेवलप हो, और लोग जो है फिर इससे संक्रमित होना यानी इससे बीमार होना बंद हो जाएं। लेकिन वैक्सीन्स के सिलसिले में बहुत सारी मिथ्स, बहुत सारी माल इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन, तीनों किस्म की चीज़ें चल रही हैं। यानी वैक्सीन के ताल्लुक से मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि सही मालूमात वैक्सीन के ताल्लुक से लोगों के पास नहीं है। माल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। और डिसइन्फॉर्मेशन का मतलब यह है कि किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए गलत मालूमात को फैलाया जा रहा है। तो वैक्सीन के ताल्लुक से, जो कि अब एक वाहिद हथियार हमारे सामने बचा है इस बीमारी से लड़ने का, जैसे मैंने बताया कि एक तो यह है कि बड़े पैमाने पर लोग इससे मुतासिर हो, जिनकी अमवात लिखी हो वो मर जाएं, जिनको बचना है वो बच जाएं, एक तरीका ये है, और एक बड़े पैमाने पर हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। लेकिन ये तरीका भी अब सवालिया निशान के कटघरे में खड़ा हो चुका है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वायरस जब म्यूटेट होगा, बदलेगा, तो फिर इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी आना और मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। तो अब एक वाहिद रास्ता जो एक्सपर्ट्स लोग कह रहे हैं वो इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी को लाने का, मदाफियती निज़ाम को मुतहर्रिक करने का, वो वैक्सीनेशन के जरिए से है। लेकिन वैक्सीनेशन के ताल्लुक से मैंने बताया आपको कि किस तरीके से अलग अलग मिथ्स, अलग अलग कहानियाँ, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और माल इन्फॉर्मेशन के तहत आ रही हैं, और फिर उस वजह से वैक्सीन हेजिटेंसी डेवलप हो रही है। मैं आपको ये बता दूं कि ना वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट नया है, यानी मदाफियती टीके जिसको हम कहते हैं, टीका लगाने का कॉन्सेप्ट नया है, और ना ही इसके खिलाफ होने वाली साजिशी थ्योरीज यानी साजिशी नज़रियात और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है। 200-300 साल की इसकी हिस्ट्री है और पैरेलल सारी चीज़ें चल रही हैं। हम जो आज बात करेंगे ख़ास तौर पे कोविड वैक्सीनेशन के ताल्लुक से बात करेंगे, और आपको बता दूं कि वैक्सीन हेजिटेंसी या वैक्सीन न लेने की जो एक रवैया है, इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च पेपर मौजूद हैं, 2500 रिसर्च पेपर मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो उनका मुताला भी कर सकते हैं। वैक्सीन की मिथ्स कोविड-19 के ताल्लुक से क्या क्या चल रही है, मैं इस ताल्लुक से ख़ास तौर पे आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप इन मिथ्स को क्लासिफाई करना चाहें, इनकी दर्जाबंदी करना चाहें, इनको बांटना चाहें, तो 5 तरीक़ों पे आप इनको बांट सकते हैं। तो वैक्सीन के ताल्लुक से जो कहानियाँ, यानी गैर हकीकी बातें, जो हकीकत से बहुत दूर हैं, वो 5 हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं। एक तो वो कहानियाँ जो प्रोडक्शन के मुतालिक हैं, यानी वो बनती कैसी है, उसके रिसर्च एंड डेवलप के ताल्लुक से। दूसरी है कंटेंट के ताल्लुक से, यानी उनके अंदर क्या पाया जाता है। तीसरा है वैक्सीन की साइड इफेक्ट्स के मुतालिक कहानियाँ। चौथा है उनकी इफेक्टिवनेस और उनकी एफिशिएंसी और एफिकेसी, यानी कितनी वो मौसर है, उसके ताल्लुक से कहानियाँ। और 5वीं कंस्पिरेसी थ्योरीज, यानी वो सारी चीज़ें जो मिथ्स हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज के साथ मिला जुला करके एक कॉकटेल बनता है। तो वैक्सीन के ताल्लुक से प्रोडक्शन,
कंटेंट्स, साइड इफेक्ट, इफेक्टिवनेस और कंस्पिरेसी थ्योरीज, यानी उनके पैदा करने की और उनके बनाने की प्रणाली, उसका तरीका, उसके कंटेंट यानी उसके अंदर क्या चीजें मौजूद हैं, उसके इंग्रेडिएंट, अज्जा, उसके साइड इफेक्ट्स, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके ताल्लुक से जो कहानियां हैं, और उसकी इफेक्टिवनेस और एफिकेसी यानी उसके मौसर होने की, और उसके ताल्लुक से साजिशी नजरियात। ये 5 डोमेन में मैं कुछ बातें मुख्तसरन आपके सामने बयान करूंगा। तो सबसे पहले प्रोडक्शन के ताल्लुक से देखिए कि हुआ क्या है कि ये माना जाता है कि भाई इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे बन गई, कोविड वैक्सीन। और एक वैक्सीन बनाने, खुद हमने अपने वैक्सीन की वीडियो में इस बात का इज़हार किया था कि सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन 4 साल में बनी है और सबसे लंबी 25 साल में। तो ये तो 1 साल के अंदर आ गई, तो कैसे? तो जैसे कि हमने बताया था, कि उस वक्त भी बताया था उस वीडियो में कि 1-1.5 साल का अरसा लग सकता है, और वही बात सही साबित हुई। वैक्सीन के बनाने के लिए खासतौर पे कोविड-19 के वैक्सीन में एक फायदा यह हुआ कि सार्स, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि इससे पहले 2002 और 2012 में आ चुका था, उस पर ऑलरेडी कंपनीज जो है बहुत काम कर रही थी, बहुत रिसर्च एंड डेवलप हो रहा था, बहुत डेवलपमेंट हो रहा था, बहुत सारी तहकीक जारी थी। उस वजह से वो जो बैकग्राउंड डेटा था, जिसकी वजह से सार्स कोविड 2, देखिए पहले वो सार्स था, अब ये सार्स कोविड 2 है, तो ये एक नोवेल कोरोना वायरस था, लेकिन उसके बैकग्राउंड, उसके बैकबोन्स के ताल्लुक से, उसके मैकेनिज्म के ताल्लुक से बहुत सारी बातें मालूम थी। इसलिए हुआ ये कि वो सारा डेटा हमारे पास मौजूद होने की वजह से डेवलपमेंट आसान हुआ। डेवलपमेंट के 2 चीजों में वैक्सीन का सबसे ज्यादा टाइम लगता है। देखिए, एक तो उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और डेवलपमेंट, और दूसरा उसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज से पास करवाना। तो पहला, चूंकि बैकग्राउंड हमारे पास ज्यादा था, बहुत सारी नॉलेज थी, बहुत सारा डीएनए डेटाबेस था, इसलिए हम उसके प्रोडक्शन में जल्दी आ गए। दूसरा, इमरजेंसी यूज अप्रूवल के तहत सारे लोगों ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इसको अप्रूव करना शुरू किया, जैसे यूएस एफडीए ने भी किया और इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी किया। इसलिए ये कम टाइम है। तो ये कहना कि ये तो पहले से तैयार थी और इसको जो है कंपनीज ने अपने फायदे के लिए बनाया वगैरह वगैरह, ये सब चीजें गलत साबित हो गई। ये 2 वजह की वजह से, जो मैंने अभी बयान की, 2 बातों की वजह से वैक्सीन जल्दी मार्केट में आ गई है। दूसरा ये, जैसे जैसे कि अलग अलग चीज, जैसे एक हेजिटेंसी ये है कि हमारे हिंदू भाइयों को ये कहना है कि इसमें गाय के बछड़े के जो मुर्दा होता है, गाय का बछड़ा, उसका सीरम इस्तेमाल होता है। इसका भी वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि ये हकीकत, मुकम्मल हकीकत नहीं है। सीरम तो इसमें इस्तेमाल बोवाइन सोर्स से होता है, गाय, बैल, बछड़े और बहुत सारी चीजें, भैंसे, सबसे। दूसरी बात है कि सीरम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, वैक्सीन में अंदर नहीं होता वो, जो वैक्सीन आपको मिलती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन इस्तेमाल होकर वो निकल जाता है और वैक्सीन अलग फॉर्म में वो एक अलग तरीका है। तो पहली चीज ये क्लियर हो गई। दूसरा ये कि मुसलमानों में ये बात फैल गई, ये कंटेंट के ताल्लुक से अब हम बात कर रहे हैं कि मुसलमानों में बात फैल गई कि इसमें सुअर की चर्बी है। नहीं, सुअर की चर्बी नहीं है, बोवाइन सोर्स से लिपिड फॉर्म निकाला जाता है, डायरेक्ट कोई सुअर की चर्बी से चीज नहीं निकाली जाती। और जैसे कि मरकज में भी, मरकज के जो हमारी जमात इस्लामी की जो बॉडी और काउंसिल है, उसने भी इसका फतवा जारी कर दिया, इसलिए इसके कंटेंट के ताल्लुक से अब कोई मसला नहीं है। इकना की तरफ से, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसना, उनकी जो शरिया काउंसिल है, उसके भी फतावा मौजूद है। और अमीर जमात ने अपनी तहरीर में, जो कि अनऑफिशियली सब तरफ सर्कुलेट हो गई, उसमें उसका तस्करा भी कर दिया है। इंटरनेट पे सारे फतावा अवेलेबल हैं। तो प्रोडक्शन और कंटेंट के ताल्लुक से जितनी मिथ हैं वो सब गलत हैं, और ये एक सेफ वैक्सीन है जो ली जा सकती है। साइड इफेक्ट के ताल्लुक से, सेफ इन द सेंस अकायद और उसके एतबार से, साइड इफेक्ट के ताल्लुक से वैक्सीन के बहुत सारे कहानियां हैं जो चल रही हैं। बहुत सबसे पहली कहानी ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड-19 हुआ है। यकीनन हो सकता है, क्योंकि जो एंटीबॉडी का टाइटर, यानी जिस्म के अंदर मदाफियती निज़ाम को मुतहर्रिक करने के बाद इतना कि वो वायरस से लड़ सके, वो टाइटर आने के लिए 9 दिन लग रहे हैं। इन 9 दिनों के अंदर अगर आप किसी पॉजिटिव इंसान से मिल लिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पे चले गए, या आपको वायरस ने कैच कर लिया, तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरी कहानी है कि सेकंड डोज लेने के बाद भी लोग इन्फेक्ट हुए, जरूर हुए, लेकिन कितने? 1 in 4 मिलियन। ये सारा डेटा अवेलेबल है, देखिए। तो हमको इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए। तो साइड इफेक्ट यकीनन है। लोगों ने कहा कि एडवर्स इफेक्ट, AEFI जो होता है ना, एडवर्स इफेक्ट फॉलोड बाय इम्यूनाइजेशन, इसका बाकायदा डेटा, ठीक है, इंडिया में रिपोर्टिंग का मसला है, लेकिन बाहर तो बहुत इफेक्टिव रिपोर्टिंग हुई है। तो आप देखिए कि टिल डेट 77 मिलियन, बल्कि 18% पॉपुलेशन को यूएस कर चुका है, इम्यूनाइज कर चुका है। यूरोप में 8% के ऊपर इम्यूनाइजेशन हो गया है। वही कोविशील्ड से, मॉडर्ना की एक, फाइजर, मॉडर्ना और कोविशील्ड, इनसे ही इम्यूनाइजेशन हुआ है सारे कंट्रीज में। तो अगरचे के कोई बहुत
हैवी साइड इफेक्ट्स होते तो बात आ जाती। लोगों ने ये भी कहा कि दबा दे रही है गवर्नमेंट दबा सकती है, लेकिन सोशल मीडिया को आप नहीं दबा सकते। तो एडवर्स इफेक्ट तो हुए, लेकिन जैसा कि वो कहते हैं कि विद इन द वैक्सीन डेमोग्राफी है, यानी जितनी ट्रायल में ट्रायल में जितना आया था उतना ही फील्ड पर भी आया है। तो डेटा आ चुका है, इंफॉर्मेशन डोमेन में अवेलेबल है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो कि यूएस का सेंटर है, वहां पर ये सारे डेटा अवेलेबल है, और यूएस के पॉपुलेशन के ताल्लुक से, इवन इंडिया के ताल्लुक से भी वो अपडेट कर रहे हैं आजकल। तो ये साइड इफेक्ट, एक और कहा कि भाई इनफर्टिलिटी हो जाएगी उससे, ये बिल्कुल अहमकाना बात है। ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं बना है कि जो टारगेटेड आपको इनफर्टाइल कर दे। जिस कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट जिस वीडियो का हवाला दे रहे हैं वो एक छोटे से चूहों में किया गया तजर्बा था, बाद में जब बड़े इस पे और इंसानों पे इसको रिपीट किया गया तो वैसे रिजल्ट नहीं आए। तो ये बेवकूफी की बात है कि इनफर्टिलिटी होगी। एक मुसलमानों में ये मिथ है कि भाई मुसलमानों के लिए खास तौर पे बनाया गया है और उसको उस वजह से जो है वो मुसलमान मतलब फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं रहेंगे। बेवकूफ़ी की बात है। ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो कम्युनिटी स्पेसिफिक आप उनको दें और फिर वो जो है स्टराइल कर दे, आपको इनफर्टाइल कर दे। तो ये सब जो है हिमाकत भरी बातें हैं। कुछ मिथ इसके इफेक्टिवनेस के ताल्लुक से भी है, उसके साइड इफेक्टिव के ताल्लुक से भी है। तो देखिए, जो बेस्ट एफिकेसी एफिशिएंसी की बात करें उसके टेक्निकल टर्म्स में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन 92% 95% तक की किसी भी वैक्सीन की एफिशिएंसी और एफिकेसी होती है, यानी 2-5% फिर भी खतरा रहता है। लेकिन एक बड़े खतरे से बचने के लिए छोटा खतरा, जैसा कि हमारा रूल है, तो वो तो हमको उठाना पड़ेगा। लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसके बाद भी तो मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो भैया वो उस वक्त तक है जब तक के बड़े पैमाने पर 60% पॉपुलेशन जब तक के वैक्सीनेट नहीं हो जाती। एक बार 60% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी तो फिर ये सारी चीजें आपकी तरफ से हट जाएंगी। जैसे आपने यहाँ देखा, इसराइल ने अपनी 100% पॉपुलेशन को, ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है, इसलिए अब उनके यहाँ सब खुल गया है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्किंग नहीं है। तो जो रूल है वो तो साबित है ना, साइंटिफिक बेसिस पर। इफेक्टिवनेस एफिकेसी उसका डेटा मौजूद है, 92% एफिशिएंसी बता रहे हैं, फिर भी 8% वो हो रहा है, यानी इन्फेक्शन का चांस रहेगा। लेकिन जो चीज कम कम्युनिकेट हुई है वो मैं आपको बताता हूं, वो ये कि इवन दो के वैक्सीनेशन के बाद आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएं, उससे इन्फेक्टेड हो जाएं, तो भी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कह रहे हैं कि 99.8% एफिकेसी है कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, आप सीरियस बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे। इन्फेक्शन शायद हो जाए लेकिन 8-10 दिन में गोली दवा खा के अच्छे हो जाएंगे। तो ये एफिकेसी और ये एफिशिएंसी दो लेवल पे है। एक इन्फेक्शन कैच करने के लेवल पे कि इन्फेक्शन होगा क्या नहीं होगा, दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन के लेवल पे कि इन्फेक्शन होने के बाद सीवियरिटी कितनी रहेगी इन्फेक्शन की। देखिए, उसमें सादी साइंस है, कोई बहुत ज्यादा मतलब उसमें हाईफाई रॉकेट साइंस नहीं। जब वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीन क्या है, ये आपके मदाफियाती निज़ाम को एक्सपोज कर देती है, उसको बताती है कि देखिए भैया ये आने वाली चीज़ है। अब ये जो कोविशील्ड या कोवैक्स, जो दो बड़ी वैक्सीन इंडिया में चल रही हैं, उनका क्या प्रिंसिपल है, उनका उसूल क्या है। कोवैक्सीन तो वायरस ही है जिसके अंदर से बीमारी पैदा करने की सलाहियत खत्म की जा चुकी। वो जब आपके अंदर डाला जाता है तो जिस्म समझता है कि वायरस आ गया है, उसके एतबार से जंगी तैयारी करता है, लेकिन उस वायरस में तो बीमारी पैदा करने की सलाहियत नहीं है। तो जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है ना, जिसको जिद अजसाम उर्दू में कहते हैं। और एंटीबॉडीज बनने के बाद अब अगली बार जैसे ही आप किसी इंफेक्शन के लिए कोई वायरस आता है तो वो जल्दी से एंटीबॉडीज पकड़ लेती है और आप मतलब हेल्दी रहते हैं। ये कोवैक्सीन का। कोविशील्ड में क्या है कि एक एडिनो वायरस है जो इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस है, जो कि बंदरों से आइसोलेट किया गया है। उसके अंदर कोई बीमारी पैदा करने की सलाहियत नहीं है इंसानों में। उसके अंदर जो स्पाइक प्रोटीन है जो कि कोरोना वायरस के सरफेस पे पाया जाता है, सतह पे पाया जाता है, उसके जरिए से ही वो आपके खलियात के अंदर घुसता है। वो स्पाइक प्रोटीन्स को इंजीनियर कर दिया है, लगा दिया, समझ लीजिए ऐसा लगा दिया उसको। अब जब ये वायरस जाता है तो वायरस के अंदर तो बीमारी पैदा करने की सलाहियत है नहीं, लेकिन वो प्रोटीन पैदा करने की जो सलाहियत उसके अंदर डाली गई है वो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, पहचान लेती है, और उसके वो समझती है कि हमको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हुआ है तो फौरन एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। तो चूंकि उसके अंदर भी बीमारी पैदा करने की सलाहियत नहीं है तो एंटीबॉडी बन जाती है। तो ये बुनियादी उसूल है जिस पर 200 सालों से वैक्सीनेशन की साइंस, जिसको वैक्सीन इम्यूनोलॉजी कहते हैं, वो बेस है। हजारों रिसर्च पेपर हैं, टेस्टेड चीज है, हजारों करोड़ों अरबों लोग अब तक ले चुके हैं, बच्चे ले चुके हैं। हाँ, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है लेकिन वो उतना ही है, उसका रेशो उतना ही है। जब हम बाहर जाते हैं रोड पर तो
आपके कुछ ना कुछ फीसद चांसेस हैं कि आप एक्सीडेंट से मर जाएंगे, लेकिन क्या उस डर से हम रोड पर निकलना बंद करते हैं? नहीं, बिल्कुल यही हाल वैक्सीनेशन का है कि कुछ चांसेस है कि एडवर्स इफेक्ट हो जाए, कुछ चांसेस है कि कुछ लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। लेकिन सीडीसी यूएस के अंदर उन्होंने 77 मिलियन में 107 डेथ्स को इनडायरेक्टली रिलेट किया वैक्सीनेशन से। तो 0.000% का वो आता है, वो रेशो आता है, डेटा मौजूद है, जो चाहे वो देख सकते हैं। तो एफिशिएंसी एफिकेसी के ताल्लुक से ये बात समझ लेनी चाहिए कि इसके बाद भी चांस रहेगा कि आपको इन्फेक्शन हो, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन का चांस कम हो जाएगा, ये एक बात है। और भी मतलब बहुत सारी बातें हैं। और चलिए हम आखिरी के हिस्से पर आते हैं, जिसको हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहते हैं। मिथ में मैंने आपको प्रोडक्शन, कंटेंट, साइड इफेक्ट और इफेक्टिवनेस के ताल्लुक से जो मिथ चल रही है वो बताइए। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बहुत सारी है और ये बहुत तेजी से फैलती है। हमने अपने बहुत सारे वीडियोस में, हमारे लेक्चर्स में और बहुत सारे आर्टिकल्स में इस बात को इज़हार किया है, इस बात का इज़हार किया कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या हैं। खुद अमीरी जमात के बेहतरीन मज़ामीन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब वो ज़रूर पढ़ें, ज़िंदगी में वो शाये हुए हैं। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वैक्सीन के ताल्लुक से भी है। देखिए, साजिशें होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि साजिशें नहीं चल रही दुनिया में, लेकिन उसकी कोई माकूल वजूहात होती हैं उनके पीछे, उसके पीछे कोई ना कोई मोटो होता है। वैक्सीन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जितना तज्जिया आप करेंगे, जितना एनालिसिस करेंगे, कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का सर पैर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि भाई ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन। गलत बात है। कितनी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी? आप देखिए कि मरने वालों की तादाद कितनी थी, कोविड से मरने वालों की तादाद कितनी है, दूसरी बात, और पॉपुलेशन कितनी है। दूसरी बात ये कहा जाता है कि भाई वो बिल गेट्स ने एक चिप डाल दी है, फिर उसके बाद वो वैक्सीन के जरिए से चिप हमारे अंदर जाएगी तो हमको वो कंट्रोल करेंगे वगैरह वगैरह। ये भी इंतहाई मकाना बात है। ऐसी कोई चिप बनाई नहीं जा सकती जो लिक्विड फॉर्म में अंदर डाली जाए और फिर उसको जो है लोगों को कंट्रोल किया जाए। एक ये था कि ये मनी मेकिंग के लिए है, तो मनी मेकिंग के लिए होता तो पहले से सब कुछ तैयार कर लेते और उसके बाद इंट्रोड्यूस करते बीमारी को। अब हालत ये है कि ना दवाएं मिल रही हैं, दवाएं कम पड़ गई हैं, तो ये इस तरह से नहीं होता। हाँ, एक बार जब वायरस आ गया तो मनी मेकिंग शुरू हो जाती है, लेकिन मनी मेकिंग के लिए वायरस मेक किया गया, ये बेवकूफी की बात है। आप देखिए कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कोविड-19 के ताल्लुक से भी और अब वैक्सीनेशन के ताल्लुक से भी इसका एक स्पेक्ट्रम है। देखिए, एक तैफ है इसका, यहां से यहां तक। पहले लोगों ने कहा कि कोई वायरस ही नहीं है, सब बेकार बातें। फिर कहा कि है तो सही लेकिन बनाया है बायो वेपन। अमेरिका ने कहा कि चाइना ने बनाया है, चाइना वाले कह रहे थे कि अमेरिका ने बनाया है। ठीक है, जब साइंटिस्ट हजरात ने इसको कंक्लूसिवली बता दिया कि बनाया नहीं जा सकता, इसका हमारा एक वीडियो भी है, इस कोरोना वायरस का बायो वेपन, अगर आप टाइप करेंगे मोहम्मद रिजवान और ये तो मिल जाएगा आपको, तो उसमें हमने साबित किया। तो चलिए फिर मान गया कि ठीक है, नहीं है, वायरस भी है और बनाया भी नहीं है। फिर कहने लगे नहीं, फ्लू लाइक है और कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। जब बेतहाशा धड़ाधड़ अमवात होने लगी और फ्लू से कई ज्यादा डेटा ऊपर चला गया, तो उन्होंने कहा नहीं, फ्लू लाइक भी है लेकिन मौत भी कर रहा है, थोड़ा अलग है, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है। फिर जब अपनों तक पहुंच गया, हमारे आपके लोग मरने लगे, दोस्त मरने लगे, भाई मरने लगे, तो कहा कि नहीं, बढ़ा चढ़ा के भी बयान नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसकी जो वैक्सीन है ना, ये गलत बात है, ये वैक्सीन जो है कंट्रोल के लिए लाई गई। तो आप देखिए कि कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बदल रही है। वैक्सीन के ताल्लुक से जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी 200 साल पहले चलती थी, कोविड-19 की वैक्सीन के ताल्लुक से भी वही थ्योरीज आज भी चल रही है। डीएनए ऑल्टर कर दिया जाएगा। एक एमआरएनए वैक्सीन है जो मॉडर्ना किया गालिबन, तो एमआरएनए वैक्सीन से डीएनए ऑल्टर करने की बात हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। एमआरएनए क्या है? वो जो वायरस के अंदर जो डिजीज कॉजिंग जीन है, उसका एमआरएनए जो उससे उन्होंने उसको बनाया और उसके बाद उसको जिस्म में डाल रहे हैं, वो आपके न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच सकता। वो एज एन एंटीजन, यानी बॉडी में बाहर के मॉलिक्यूल के तौर पर देखा जाएगा, बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी और फिर उसको टुकड़े टुकड़े कर देगी। ये मैकेनिज्म है, ये एस्टैब्लिश्ड है, हम इसको 10 साल से पढ़ा रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमारे स्टूडेंट्स को। तो ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं कि वो डीएनए के अंदर चला जाएगा, ऐसा कोई यानी ऐसा नहीं होता है। तो एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये थी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, एक ये थी कि पॉपुलेशन रिड्यूस की जाए मुसलमानों की। अच्छा, ये भी एक खास बात है। देखिए, ब्लैक्स जो अमेरिकन ब्लैक्स हैं, उनको लगता है कि व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ने ये वायरस और वैक्सीन लॉन्च की है ताकि ब्लैक पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए। ब्लैक्स को ये लगता है। आपको यकीन नहीं आएगा, ज्यूज, अगर आप हायरेट्स न्यूज़पेपर पढ़े तो उसमें ज्यूज लोग ये कह रहे थे कि मुसलमानों ने वायरस बनाया है ताकि ज्यूज को खत्म किया जा सके।
और मुसलमान ये समझते हैं कि ज्यूज ने बनाया है ताकि मुसलमानों को ख़त्म किया जा सके ये वैक्सीन और वायरस। तो इसकी कोई बुनियाद नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो अगर हम एक आखिरी में देखें, जैसे अब 16 करोड़ वैक्सीनेशन कल का डेटा हो चुका है, अगरचे कि कोई बहुत ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स होते, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे डेथ्स होती, तो ज़ाहिर सी बात है कि नोटिस लिया जाता, सोशल मीडिया में आ जाता। हमारा मानना ये है कि आज के इस दौर में जो कि कोविड-19 के हवाक का ये दौर है, उसमें अब एक प्रोटेक्शन की जो आखिरी कड़ी बची है वो वैक्सीनेशन ही है। इसके बाद भी हम 100% प्रोटेक्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं है। जब एक बड़ी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी तो कम से कम डेथ रेट कम हो जाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम हो जाएगा। आपको कोविड होगा भी तो आपको थोड़ा बहुत खांसी जुकाम जैसा होगा और आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा माना जाता है। लोग कह रहे हैं कि कोवैक्सीन ले या कोविशील्ड ले। हमारा मानना यह है कि दोनों वैक्सीन का एफिशिएंसी और एफिकेसी डेटा तकरीबन बराबर है, जो भी अवेलेबल हो जाए वो ले लें। देखिए, ये समझना वैक्सीनेशन के ताल्लुक से ये भी एक बात है कि इस्लाम में तवक्कुल क्या है। हम सब जानते हैं, सारे तहरीकी अफराद हैं, कि ऊंट को बांधने के बाद तवक्कुल करना है। लोग कह रहे होना है तो हो जाएगा अल्लाह की तरफ से, बेशक है अल्लाह की तरफ से, लेकिन हम असबाब पूरे कर लेंगे, उसके बाद भी हुआ तो कहेंगे कि अल्लाह की तरफ से। लेकिन अगर हम अब असबाब पूरे नहीं करेंगे और फिर कहेंगे कि अल्लाह की तरफ से है, तो ये तवक्कुल की बहुत गलत ताबीर है। इसका इशारा अमीर जमात ने भी अपनी तहरीरों में दिया है। उम्मीद है कि हम सारे अरकान, कारकुनान, हमारे मुत्तफ़क़ीन, हमदर्दान सब वो लोग चीज़ें पढ़ते होंगे और वो ज़रूर पढ़ें, और जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं वो उनको पढ़कर सुना दें। ये बहुत अहम चीज़ें हैं, अमीर जमात की तरफ से आ रही हैं, खुद और बहुत बड़ी सतह से आ रही है। तो हमको ये समझना है कि ये इस तरह की चीज़ें कुछ नहीं है, बल्कि हम रमज़ान में भी वैक्सीन ले सकते हैं। और वैक्सीन एक सबब है, सिर्फ एक मतलब एक जिस तरह ऊँट को बांधा जाता है और फिर तवक्कुल किया था, इस तरह वैक्सीन ले करके अल्लाह पर तवक्कुल करना है। तो मोहतरम सामईन, वैक्सीन के ताल्लुक से एक आखिरी बात यह है कि हमारे डिसीजंस इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हो। चाहे कि आप वैक्सीन लेने का डिसीजन लें, चाहे कि वैक्सीन ना लेने का डिसीजन लें, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो भी डिसीजन आप लें वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, फेसबुक यूनिवर्सिटी का, इनसे उनसे सुनने का, फलां को ऐसा हो गया, फलां को, उस तरह से अगर आप डिसीजन लेंगे जो नॉन डेटा बेस्ड डिसीजन रहेंगे, तो वो मेरे ख्याल से मोमिन की फरासत और मोमिन की हिकमत से परे है। मोमिन तो हिकमत उसका गुमशुदा खजाना है, तो उसको जहाँ से पाए उसको हासिल करना है। तो एक इन्फॉर्म डिसीजन के लिए ज़रूरी है कि सही डेटा आपके पास हो। अगर आपको लगता है कि आप उतना क्यूरेट नहीं कर सकते हैं डेटा, तो जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं उनकी बात आप माने। जैसे हम ईमान लाते हैं ना, जैसे हम बहुत सारी चीज़ों की तहकीक नहीं करते तो हम किसी न किसी पर ईमान लाते हैं, राइट। तो वैसे वैक्सीन के ताल्लुक से भी है। हमारा मानना यह है कि कोविड-19 की इस वबा से निपटने का एक वाहिद तरीक़ा अब ये बचा है, वो भी सबब के दर्जे में है और वो भी इनिशियल स्टेज में है कि वैक्सीन ली जाए और जो लोग वैक्सीनेट हो सकते हैं वो वैक्सीनेट हो जाएं और उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वैक्सीन के ताल्लुक से जो कुछ भी बात कही गई है उसमें से जो खैर का पहलू है वो गालिब आए, लोगों तक वो पहुँचे, लोग उसको समझे। जो शर का पहलू है उसको अल्लाह ताला महव कर दे, उसको हमारे जहन से निकाल दे, और अल्लाह ताला इस वबा से हमको और सारे उम्मत मुस्लिमा को और सारी दुनिया को निजात दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।